जब से राहुल बिंद्रा ने जावेरी परिवार के 60% शेयर्स अनीका के नाम किए थे, उस दिन से कल्याणी का मूड खराब चल रहा था क्योंकि कल्याणी इस परिवार की मुखिया थी और उसका कंपैरिजन अनीका के साथ कैसे हो सकता था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कल्याणी इस मामले में अब कर भी क्या सकती थी। अनीका के हाथ से वो 60% शेयर्स निकालना आसान नहीं था। कल्याणी की बात सुनकर मेबू अंकल सबसे पहले अपनी जगह से उठे और बोले, माँ, मुझे लगता है कि अनीका के पास वो एबिलिटी नहीं है कि वो हमारे शेयर्स को कंट्रोल कर सके। मामू सही कह रहे हैं। वैसे भी ये सब किसकी वजह से हुआ है? अनीका के मामा की वजह से। अगर वो नहीं होते तो आज हमारा परिवार ये दिन नहीं देख रहा होता। मुझे तो लगता है कि मामा और भांजी ने मिलकर राहुल बिंद्रा से हाथ मिलाया है अपने फायदे के लिए। लेकिन अनीका भी तो जावेरी परिवार की ही मेंबर है। अगर हमारे परिवार के शेयर्स उसके हाथ में हैं तो ये तो अच्छी बात है। एटलीस्ट किसी घर बाहर वाले के हाथ में तो नहीं है। धीमी आवाज में जावेरी परिवार के सभी लोग डिस्कशन करने लगे थे, लेकिन बहुत कम लोग थे जो अनीका के साथ देते हुए नजर आ रहे थे। पास्ट में जो कुछ भी हुआ मुझे उस पर बात नहीं करनी है। मुझे ये बताओ कि क्या तुम लोगों के पास ऐसा कोई तरीका है जिससे अनीका उन शेयर्स को हमें वापस कर दे? ग्लूमी एक्सप्रेशंस के साथ कल्याणी ने कहा। कल्याणी की बात सुनकर जावेरी परिवार के हॉल में सन्नाटा पसर गया था। अचानक से मेबू अंकल के दिमाग में एक आइडिया आया और उनकी आंखों में चमक आ गई। एक बार फिर से वो अपनी जगह से उठे और धीमी आवाज में बोले, माँ, मेरे पास एक तरीका है, लेकिन मुझे डर है कि आप एग्री नहीं करेंगी। क्या तरीका है तुम्हारे पास? बताओ मुझे। कल्याणी के चेहरे पर भी चमक आ गई। अचानक से उसे महसूस हुआ कि मेबू अंकल को इतना प्यार करना, इतना सपोर्ट करना बर्बाद नहीं गया है। भले ही मेबू कैसा भी है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उसका दिमाग चलता है और कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाता है। माँ, मुझे लगता है कि आपको अनीका से अच्छे से बात करनी चाहिए। प्यार से सब कुछ पॉसिबल है। आप अच्छे से बात करेंगी तो हमें हमारे शेयर्स वापस मिल जाएंगे। इविल स्माइल के साथ मेबू अंकल ने कहा, चलो मान लो कि उसने हमें 20% शेयर्स दे भी दिए, लेकिन बाकी के शेयर्स का क्या? उसके पास फिर भी हमारे 40% शेयर्स रहेंगे। कल्याणी के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रहा था। मेबू अंकल ने कहा, माँ, आप समझी नहीं। मेरा मतलब यह है कि अनीका को ट्रांसफ़र एग्रीमेंट पर साइन करना होगा और साइन करने के बाद हम ट्रांसफ़र कॉन्ट्रैक्ट के पीछे एक नया कागज़ का टुकड़ा भी लगा सकते हैं। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सब कुछ संभव है। हालांकि मेबू अंकल ने ज़्यादा कुछ समझाने की कोशिश नहीं की, लेकिन वहाँ मौजूद सभी को समझ आ गया था कि मेबू अंकल क्या करना चाहते हैं। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो अब यही एक तरीका है। गहरी सांस लेते हुए कल्याणी ने कहा। उसी समय मेबू अंकल ने फिर से कहा, माँ, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राहुल बिंद्रा ने अनीका को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी दी है। दरअसल इसी वजह से तो मेबू अंकल को अनीका से नफरत हो रही थी। खासकर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि राहुल बिंद्रा अनीका के लिए इतना जेनियस क्यों हुआ। मेबू अंकल की बात सुनकर कल्याणी की आंखों में पैसों की चमक आ गई थी। अगर कल्याणी के हाथ में वो शेयर्स आ गए तो वो कंपनी भी उसकी ही हो जाएगी और इससे जावेरी परिवार की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। 5 दिन बाद भानुशाली ग्रुप के सीईओ ऑफिस में नक्श टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट्स को देख रहा था। सर, आज जैसे ही सुबह के शेयर मार्केट खुलेगा हमारी कंपनी के शेयर 200% नीचे गिर जाएंगे। सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ सेक्रेटरी नंदिता ने कहा, 200%? कैसे? ये कैसे हो सकता है? इस सब की शुरुआत कैसे हुई? चौंकते हुए नक्श ने डॉक्यूमेंट्स की ओर देखते हुए कहा, सर, 3 दिन पहले किसी ने सूरत कंपनी की इकोनॉमिक पर अटैक किया। सीरियस होते हुए नंदिता ने कहा। नक्श ने उन डॉक्यूमेंट्स को टेबल पर रखा। उसका चेहरा काफी कठोर हो गया था। इतने कम समय में उन्हें इतने सारे लोग मिल गए जो हंगामा कर सकें। ये उनके लिए आसान नहीं हुआ होगा, सर।
क्या आपको पता है कि क्या हुआ है? सरप्राइज्ड होते हुए नंदिता ने पूछा। जब से नक्श ने भानुशाली ग्रुप को टेक ओवर किया था, उसने कभी भी सीईओ की ड्यूटी फुलफिल नहीं की थी। हालांकि सेक्रेटरी नंदिता तो सिर्फ एक एम्प्लॉई थी। यह सब बोलने या बताने की उसमें इतनी हिम्मत कहाँ थी। हालांकि सूरत शहर के बड़े बड़े रईस लोगों ने इस मैटर पर इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने लोगों को भेजा, लेकिन किसी को भी सोर्स का पता नहीं चल पाया। नंदिता ने कभी नहीं सोचा था कि नक्श, जो पूरे दिन बस वेला बैठा रहता है, उसे इस मैटर के बारे में कुछ पता भी होगा। तुम फर्स्ट फ्लोर पर जाओ और मेरा इंतजार करो। मुझसे मिलने कुछ लोग आने वाले हैं, शांत अंदाज में नक्श ने कहा। जी सर। क्योंकि नक्श ने उसके आगे कुछ नहीं कहा, इसलिए नंदिता में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे कुछ पूछ सके। नंदिता के वहां से जाने के बाद नक्श ने जोर से अपना हाथ टेबल पर मारा और कॉल करने के बाद अपना फोन बाहर निकाला। हेलो नक्श, क्या बात है? फोन के दूसरी तरफ से दर्पण भानुशाली की कड़क आवाज सुनाई दी। चाचू, क्योंकि चीजें अब इस लेवल पर पहुंच गई है तो अब आपको मुझसे और नहीं छिपाना चाहिए। क्यों? सही कहा ना, भले ही बाकी लोगों को उस मैटर के सोर्स के बारे में पता ना हो, लेकिन नक्श को पता ना चले, ऐसा कैसे हो सकता है? 10 सेकंड तक दर्पण खामोश रहा, उसके बाद बोला, हाँ सही कहा, ये सब भानुशाली परिवार ने किया है। क्यों? गरजते हुए नक्श ने पूछा। उसे वाकई में जवाब जानना था। नक्श, क्या तुम्हें नहीं पता? कड़क अंदाज में दर्पण ने कहा। तुम्हारे परफॉर्मेंस से परिवार के सभी लोग नाखुश हैं। सभी को लगता है कि तुम कुछ काम के नहीं हो। तुम्हारे दादाजी को भी लगता है कि तुम सिर्फ दिखावा करना जानते हो। और ये जो तुम्हारी अकड़ है, जिस एटीट्यूड पर तुम पहुंच गए हो, उसे शांत करने के लिए ही ये सब कुछ किया है, जिससे तुम किसी बुरे रास्ते पर ना निकल जाओ। ये सब तुम्हारे लिए अच्छा भी है। चाचू, हाउ कैन यू इवन से डैट? क्या आपको डर नहीं लग रहा कि मैं एक ही झटके में अपने 800 करोड़ रुपए वापस ले सकता हूँ, जो मैंने भानुशाली परिवार को उधार दिए थे? एक बार फिर से नक्श ने कड़क अंदाज में कहा। नक्श, अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो मैं वो तुम्हें अभी ट्रांसफर कर सकता हूँ। हालांकि अगर तुम 800 करोड़ रुपए से भानुशाली ग्रुप को बचाने का सोच रहे हो तो ये यूजलेस है। सीरियस होते हुए दर्पण ने कहा, यह तुम्हारे दादाजी का फैसला है। मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम यहाँ आओ और अपने परिवार से माफ़ी मांगो। शायद नेगोशिएशंस के अभी भी कोई गुंजाइश हो। भानुशाली परिवार का बिजनेस अलग अलग सेक्टर्स में बटा हुआ था और नक्श के हाथ में भानुशाली ग्रुप को संभालने की बागडोर सौंपी गई थी। अब क्योंकि नक्श ने अंतिम की शादी में पूरे परिवार के सामने अपना रुतबा दिखाया और डायरेक्टली धमकी दी, तो अब भला मिस्टर यशवर्धन पीछे कैसे रह सकते थे? उन्होंने एक ही झटके में नक्श को बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग बना डाली थी। नक्श ने कोई जवाब नहीं दिया और कॉल कट कर दिया। अपने हाथ की 2 उंगली को लगातार टेबल पर मारते हुए नक्श कुछ सोच रहा था। उसका चेहरा अभी भी कठोर था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से भानुशाली परिवार इतना अमीर कैसे हो गया। कुछ समय पहले पूरा परिवार नक्श के सामने झुका हुआ था और आज पूरा परिवार उठकर नक्श को ही बर्बाद करने चला था। ये कैसे हो सकता है, वो भी इतने कम समय में? कुछ देर सोचने के बाद नक्श ने कार्तिक, हिमानी, आकाश, रविश और बाकी लोगों को कॉल किया। 1 घंटे बाद वो सभी लोग नक्श के ऑफिस पहुंच गए थे। नक्श सर, ये सब क्या चल रहा है? भानुशाली परिवार ने अचानक से शेयर मार्केट और शहर की इकोनॉमिक पर अटैक क्यों किया? हिमानी ने पूछने की पहल की। भानुशाली परिवार की ताकत को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें शहर की बाकी इंडस्ट्रीज को टेक ओवर करने में कोई दिक्कत होगी। हालांकि वो सब इसलिए कर रहे हैं जिससे हमारे शहर की इकोनॉमी स्ट्रो हो जाए, कार्तिक ने ग्लूमी एक्सप्रेशंस के साथ कहा। क्योंकि यह सभी सूरत शहर की जानी मानी हस्ती थी, इसलिए उन्हें इस मैटर की सीरियसनेस अच्छे से समझ आ रही थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस सब के पीछे की असली वजह क्या है। उसी समय आकाश अपनी जगह से उठा और नक्श की ओर देखते हुए बोला, नक्श सर, क्या वो आपके पीछे पड़े हैं? ये समय उस बारे में बात करने का नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भानुशाली परिवार अपनी पहली चाल चल चुका है।
कड़क अंदाज में नक्श ने कहा। यह सुनते ही कार्तिक और बाकी सभी के चेहरों के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। हालांकि वो सभी अमीर थे और उन्हें सूरत के अमीर हस्तियों में गिना जाता था। उनके पास रिसोर्सेस भी काफ़ी पावरफुल थी, लेकिन अगर भानुशाली परिवार के सामने उनका कंपैरिजन किया जाए तो उनके पास रिसोर्स इतनी नहीं थी कि जितनी भानुशाली परिवार के पास थी। इसकी वजह बहुत ही सिंपल है, भानुशाली परिवार वाकई में बहुत पावरफुल है और उनसे मुकाबला करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होने वाला था। तुम लोगों को इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया जिससे हम काउंटर मैनेज डिस्कस कर सकें, सीरियस अंदाज में नक्श ने कहा। नक्श सर, आप सिर्फ इतना बताइए कि हमें क्या करना है। भले ही कुछ भी हो जाए, हम हमारी पूरी ताकत के साथ आपको सपोर्ट करेंगे, स्टैंड फॉरवर्ड होते हुए रवीश ने कहा। कार्तिक, हिमानी और आकाश कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने एग्री करते हुए अपना सर हिलाया। नक्श ने एक पल के लिए सोचा और कहा, हालांकि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ भानुशाली परिवार ही सब कुछ कर सकता है। भले ही उनके पास कितनी ही सोर्स क्यों ना हो, भले ही उनके पास कितना ही सपोर्ट क्यों ना हो, लेकिन हमें सबसे पहले शेयर मार्केट को स्टेबलाइज करना होगा। अगर शेयर मार्केट स्टेबलाइज हो गया तो हम उसके बाद पैसों का तांडव कर सकते हैं। टेबल पर हाथ मारते हुए नक्श ने कहा। नक्श सही कह रहा है, हमें इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम उनके साथ एक बड़ा गेम खेल सकते हैं। भले ही हम मर जाएं, लेकिन मरने से पहले हम भानुशाली परिवार को एक सीरियस इंजरी देकर जाएंगे, कार्तिक ने कहा। 1 घंटे बाद सूरत शहर में कुछ शॉकिंग हुआ। सभी की आंखों के सामने भानुशाली ग्रुप सबसे पहले बाहर आया और शेयर मार्केट में 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर डाला। उसके बाद कार्तिक, हिमानी और बाकी सभी ने इस तरीके को फॉलो किया। सभी ने अपने करोड़ों रुपए बाहर निकाले और सूरत शहर के शेयर मार्केट में लगा दिए। एक साथ इतने सारे फंड्स के इन्वेस्टमेंट ने सभी का ध्यान अट्रैक्ट कर दिया था। शाम को जब शेयर मार्केट बंद हुआ तो फाइनली नक्श की पलटन ने उसे न्यूट्रलाइज कर दिया था। हालांकि कार्तिक और बाकी सभी ने तय किया वो एक साथ आगे बढ़ेंगे और मिलकर भानुशाली ग्रुप के साथ काम करेंगे। उन्होंने सूरत शहर के शेयर मार्केट को बचाने की कसम खाई, भले ही इसकी कीमत में उन्हें अपनी जान ही क्यों न चुकानी पड़े। उसी रात जावेरी परिवार के मैंशन में। हमारा स्टॉक आज कितना गिर गया है, ग्लूमी एक्सप्रेशंस के साथ कल्याणी ने कहा। दादी, हमारे शेयर 60% नीचे गिर गए हैं, जावेरी परिवार के एक मेंबर ने सीरियस होते हुए कहा। यह सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। आप सभी मुझे बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा जावेरी परिवार खतरे में पड़ जाएगा। कल्याणी के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रही थी। इस तरह का फाइनेंशियल स्वार कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं थी जिसे छोटे परिवार बर्दाश्त कर सके। माँ, मेरे पास एक सजेशन है, लेकिन मुझे नहीं पता कि बाकी लोग उस पर एग्री करेंगे या नहीं, धीमी आवाज़ में मेबू अंकल ने कहा। ओ, तो तुम क्या कर सकते हो, सरप्राइज्ड होते हुए कल्याणी ने पूछा। क्या भानुशाली ग्रुप खड़ा नहीं हुआ? क्यों ना हम अपने 50% शेयर्स उन्हें दे देते हैं, एक एक्सक्यूज़ के तौर पर कि हम भानुशाली परिवार के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, धीमी आवाज़ में मेबू अंकल ने कहा। इससे भले ही फाइनल रिजल्ट जो कुछ भी होगा, लेकिन हम हमारी आधी से ज़्यादा स्टैंड को प्रिजर्व कर सकते हैं। मामू सही कह रहे हैं, हम भानुशाली ग्रुप से मदद मांग सकते हैं, लेकिन वो हमारी रिक्वेस्ट क्यों मानेंगे? मुझे लगता है कि ये तरीका एकदम सही है। आफ्टर ऑल, भानुशाली ग्रुप बहुत पावरफुल है, हमें अभी भी उन्हें कोऑपरेट करना है। जावेरी परिवार के लोगों के बीच में डिस्कशन शुरू हो गया था। नक्श, जो अनीका के ठीक बाजू में खड़ा था, ये सब सुनकर एकाएक चौंक गया। वो समझ गया था कि मेबू अंकल का अल्टीमेट गोल क्या है। अनीका, तुम्हें नवीन का सजेशन कैसा लगा? क्या तुम नवीन की बात से सहमत हो? कल्याणी ने जेंटल होते हुए पूछा। अनीका की तरफ से क्या जवाब आएगा? क्या अनीका सहमत होगी? अगर हाँ तो फिर क्या होगा? क्या जावेरी परिवार ये सब नाटक कर रहा था
क्या जावेरी परिवार को अनीका से वो 60% शेयर्स मिलेंगे, या फिर इस मामले में नक्श बीच में आएगा और मेबू अंकल का सारा प्लान खराब करेगा? भानुशाली परिवार ने नक्श के साथ ऐसा क्या किया, और भानुशाली परिवार अचानक से अमीर कैसे हुआ? कौन था इसके पीछे?